पिछली बार 9% मुसलमानों ने वोट डाला था, इस बार 8%। सो द मुस्लिम वोट जो बीजेपी से हटा है वो सिर्फ 1% है। इट्स जस्ट सच ए माइनर शिफ्ट। तो और जो पसमानदा मुस्लिम का मोदी जी ने जिक्र किया, व्हाई आरंट दे रिप्रेजेंटेड? देयर आर सम अदर कम्युनिटीज, गुजरात के जो मुस्लिम्स हैं, शिया कम्युनिटी जो उनको वोट डालती है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि 8% हम बात कर रहे हैं तो नेशनली बात कर रहे हैं, और ये हमेशा जो वोटिंग बिहेवियर होता है मुसलमानों का, उसको हमें स्टेट के लेवल पर देखना चाहिए। तो जैसे जहां पर मान लीजिए दो ही पार्टियां आपस में चुनाव लड़ रही हैं, जैसे गुजरात, तो जी गुजरात में यू हैव कांग्रेस एंड द बीजेपी। सो कांग्रेस को 70% वोट मिल गए और बीजेपी को 30%, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, दो ही ऑप्शन है, तो 30% मुसलमानों ने गुजरात में अभी भी जी बीजेपी को वोट दिया। मैं मुझे लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप के लिए भी ये सोचने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों होता है कि वो अपने आप को सिर्फ मुस्लिम इश्यूज तक महदूद कर देते जी हाँ। हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो मुल्क के माली हालात पर कुछ बोले? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो डिफेंस पॉलिसी के ऊपर कुछ बोले? जितना आपको गर्व है हिंदू होने पर, मुझे भी उतना ही गर्व है मुसलमान होने पर। लेट्स सेलिब्रेट ईच अदर रादर देन मेकिंग इट ए जीरो सम गेम। देखिए, इंडिया इंडिया कैन बी ग्रेट, बट इट नीड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम शुड नॉट सी द प्राइड ऑफ बीइंग ए हिंदू एज एंटी मुस्लिम। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस में आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आप जैसा देख रहे हैं, मेरे साथ इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट और मशहूर पॉलिटिकल साइंसिस डॉक्टर हिलाल अहमद हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं फॉर CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। ये शायद इंडिया का सबसे मशहूर और रिस्पेक्टेबल और प्रेस्टिजियस थिंक टैंक और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद का रिसर्च इज़ ऑन इंडियन मुस्लिम्स, ऑन पॉलिटिकल इस्लाम, और अब वो लोक नीति के साथ भी है, जो इंडिया की इलेक्शंस और पॉलिटिक्स को समझता है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो मैं इस गुफ्तगू के दौरान आपको दिखाते रहूँगा, और उनका जो अमेज़ॉन बुक्स का पेज है उसको मैं लिंक में डाल दूँगा, ताकि आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनकी किताबों में वो लें। मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये किताब लगी आपकी सियासी मुसलमान। एंड शुक्रिया। आई फाउंड दिस वर्ड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ जब मैं हैदराबाद में ग्रो हो रहा था, आई वाज़ ग्रोइंग अप इन हैदराबाद, ये दिस वाज़ यूज्ड एज़ अ पेजोरेटिव वर्ड। अच्छा। यानी बिकाऊ, सियासी मुसलमान वो है जो बिकाऊ है। बताओ। हैदराबाद में एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करते थे, थाली का बैगन, यानी थाली जिस तरफ भी झुकी बैगन उधर चला जाता है। सो जी। आई वाज वेरी क्यूरियस जब मैंने ये किताब देखी सियास, बट यू एक्चुअली गिव अ मच मोर सीरियस डिटेल। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में। और तो मेरा पहला सवाल तो सिंपल सवाल है हिलाल साहब के, ये बताएं, हाउ इज योर पर्सनल रिएक्शन टू जो इंडिया के इलेक्शंस हुए, both as a political scientist जो इलेक्शंस को स्टडी भी करते हैं, और ऑल्सो एज एन इंडियन मुस्लिम्स जो इस माहौल में वहाँ रहते भी हैं, काम भी करते हैं और बोलते भी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी और मुझे ये मौका दिया कि हम लोग कुछ ऐसी गुफ्तगू कर पाए जो कि थोड़ी फ्रेंडली भी हो और थोड़ा उसमें एकेडमिक इनपुट भी हो। तो इफ यू आस्क मी व्हाट माय रिएक्शन इज, सो एज एन एनालिस्ट आई वुड से दैट it's a mixed reaction. Mixed, why it is mixed reaction? Because of two reasons. One is that BJP, which was actually the dominant party at the moment, somehow could not get the required numbers. So they failed to achieve the absolute majority, that is 272 seats. So they have got 240 seats, so they are short of 32. But because they had an alliance with other political parties, and this coalition is called National Democratic Alliance or NDA, so they were able to form the government now. So that's one story. The other story is that the opponent of the BJP, they also had a coalition called India Alliance, and they managed to get 232 seats, which is actually remarkable considering the last election that was in 2019. But you know, seats won't tell you the situation because the vote share is very important.
what we really find in if you look at the vote share, you find BJP is still getting around 37%, 36.5, it's around 37% of vote, which is remarkable, considering that that's the third time when Prime Minister Narendra Modi is contesting election, etc. But at the same time, the vote share of Congress has also increased. So it means that it's a mixed reaction. And when I look at it as an analysis, as I said, I find four things that are emerging. First of all, that the nature of state, the kind of state that was introduced by the Narendra Modi government after 2014, and I would like to call it charitable state, not the welfare state, that is actually being challenged very significantly by the Congress manifesto. That's one thing that is clearly emerging from this election. Second is that we had a conventional politics of social justice. That is also going to play a significant role after this election. That the second message is this. Third is that now, which is quite unfortunate, the third emerging thing is which I call religionization of politics. That everybody has accepted the fact that you have to follow religion, and that too only the Hindu religion, not the minority religions. So you have to show your Hinduness in order to survive in politics, which is also coming out from this election. And finally, complete silence on Muslim presence. So these four meanings are emerging from this election. Let me repeat for other हिंदी में रिपीट कर रहे हैं, हिंदी में भी मैं एक बार बता देता हूँ जी। कि जो स्टेट अभी बना है, उस स्टेट जिसको कि मैं हिंदी में कहूंगा खैराती स्टेट है, इट्स नॉट अ वेलफेयर स्टेट, जहां पर कि आपको एक टाइम ग्रांट दी जा रही है, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, दीज आर स्कीम्स, और ये स्कीम्स आपको एक बार दी जाती हैं। यानी कि आपको इकोनॉमिक लाइफ में स्टेट ये कहता है कि आपको compete करना है, मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेगी। लेकिन जब आप क्राइसिस में होंगे तो स्टेट आपको कुछ कुछ दे देगा, लेकिन इसके पीछे कोई लीगल सैंक्शनिंग नहीं होगी। याद रखिए, मनरेगा नाम की एक योजना हुआ करती थी हिंदुस्तान में यूपीए के जमाने में, वो लीगली सैंक्शनड एक चीज है, लेकिन जितनी भी स्कीम्स अभी एनडीए सरकार ने चलाई 10 सालों में, वो लीगली सैंक्शन नहीं थी। तो ये खैराती किस्म का स्टेट है जिसको कि कांग्रेस मैनिफेस्टो ने चैलेंज किया। दूसरा, सोशल जस्टिस, जिसको हिंदी में सामाजिक न्याय कहा जाता है, उसकी नई राजनीति उभर कर आई है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एपिसोडिक है वेलफेयर, इट इज नॉट इंस्टीट्यूशनल। हाँ, it is not a right. Means as a citizen you cannot claim that this is my right to have welfare. Now it all depends on my charity or my benevolence that I am providing you some kind of a relief in order to survive in the open market sphere. हाँ, so जैसा कि मिसाल के तौर पे कोविड के वक्त हमारी गवर्नमेंट ने हमको थोड़े पैसे भी दिए, बट इट इज नॉट लाइक अ रेगुलर। हाँ जी। दूसरी चीज है सोशल जस्टिस की नई पॉलिटिक्स। तो सोशल जस्टिस की पुरानी पॉलिटिक्स जो थी वो पूरी तरह से कास्ट बेस्ड थी, लेकिन जो नई तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की है, कांग्रेस या उसको कहना चाहिए इंडिया अलायंस ने की है, उसमें सोशल जस्टिस के पुराने सवाल भी हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के सवाल भी हैं। पहले जो भी बात होती थी वो कास्ट के इर्द गिर्द घूमती थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको कि उठाया गया है, वो है कि आखिर क्या जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है इकोनॉमिक सेंस में, उसके ऊपर सरकार क्या करेगी। तो ये दूसरा मायना इस इलेक्शन का है। तीसरा मायना जो इस इलेक्शन का उभर कर आया है वो है रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी मजहब का भरपूर इस्तेमाल। अब कोई भी, और मजहब भी कौन सा, मजहब के कोई फिलोसॉफिकल इश्यूज नहीं, मजहब सिर्फ हिंदुइज्म। हर पॉलिटिकल पार्टी ये काम कर रही है, यहाँ तक कि जो लोग बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं वो भी हिंदू अपने आप को साबित करने पे तुले हुए हैं। और यहाँ पर जो सेकुलरिज्म की बात वो ढके छुपे लफ्जों में करते हैं, लेकिन इस लफ्ज से परहेज सबको है। और चौथी अहम बात यह है कि बिल्कुल चुप्पी है मुसलमानों के सवाल पर, खास तौर से मुस्लिम प्रेजेंस को लेकर। तो हम इस पर बाद में बात करेंगे मुसलमान के सवाल पर, लेकिन ये चार मायने मुझे लगता है कि उभर कर सामने आए। देखिए, मैंने आपका वो आर्टिकल पढ़ा है कि देयर इज ए साइलेंस अबाउट मुस्लिम प्रेजेंस। तो मैं समझता हूँ फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या मतलब है, यानी मुसलमानों की जो यूं कहिए कि
माशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, उस पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है इन द बिल्कुल पॉलिटिक्स। कोई बिल्कुल, जी, मतलब किसी को फ़िक्र नहीं है कि सिर्फ़ 5% कॉलेजेस में मुसलमान हैं, किसी को ये फ़िक्र नहीं हो रही है कि मतलब 80% जी, मुस्लिम्स जो है सो जी, एडवांसेस नहीं हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं, दे आर फॉलिंग बिहाइंड। सो लेकिन मतलब नरेंद्र मोदी ने तो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी बातें की, तो मतलब इट वाज़ द ड्राइविंग फ़ोर्स कि ये घुसपैठिया है, बच्चे ज़्यादा पैदा करते, इस तरह की बातें। तो मुसलमानों की मौजूदगी हिंदुस्तान में, उसका तो अवेयरनेस जनरेट किया गया ना कैंपेन में। सो व्हाइल देयर वाज़ टॉक अबाउट मुस्लिम्स एज़ अ नेशनल थ्रेट कहिए, बट देयर वाज़ नॉट ए टॉक अबाउट मुस्लिम इश्यूज़, यही कह रहे हैं ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उसमें ये है कि देखिए अब तो वर्डिक्ट आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, सरकार भी बन गई है। लेकिन अभी तक जिसको कहा जाता है कि आगे एक्सेप्ट टीडीपी या कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी ने कुछ कहा। लेकिन खुलकर ये बात कहने में हर्ज क्यों है कि इस मुल्क में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। उनके बहुत सारे कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं। अब डेमोनाइज़ेशन ऑफ मुस्लिम्स भी हो रहा है लगातार, तो उसके ऊपर खुलकर बात क्यों नहीं हो रही है? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो नुमाइंदगी का सवाल है मुसलमानों की, वो अहम सवाल है। और वो अहम सवाल इसलिए है कि ये जो मतलब अभी जो सरकार बनी है, जी हाँ, उसमें तो कोई मुस्लिम मिनिस्टर है ही नहीं। पिछली वाली सरकार में भी कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं था। जी। 24 मुस्लिम एमपी चुनकर आए हैं। पार्टियों ने सिर्फ कुल मिलाकर 79 लोगों को टिकट दिया था जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो मुसलमान थे, और उन्होंने अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी आई से थिंक चुनाव लड़ा है। नियरली 50% कंपेयर टू 2019 ना, टोटल हाँ, 150 से कुछ तो 79 तक जी, था। तो अब ये बात साफ है कि एक चीज़ है, देखिए ये तो पेशेवर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एक एक्चुअली प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसको जीत मिले। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो नैरेटिव डोमिनेंट नैरेटिव है, you have to stick to that dominant narrative. So the point I'm trying to make is this, that this election is certainly changed the equation, but the narrative is going to continue and still continuing. That is the narrative of Hindutva-driven nationalism. So unless and until a counter narrative is prepared or articulated, it would be very difficult to move away from what we have witnessed in last 10 years. सर, मुझे मैंने एक शो किया था जिसमें द होस्ट वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व। तो जब हम बात कर रहे थे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, तो असदुद्दीन ओवैसी का ज़िक्र निकला। तो जी, उस होस्ट ने बहुत इंटरेस्टिंगली शो को रोक दिया रिकॉर्डिंग, और मुझे डांट के कहा कि भाई आप बात करें तो सलमान खुर्शीद की भी करें, खाली असदुद्दीन ओवैसी की क्यों कर रहे हैं। तो जब समझा नहीं था, बिकॉज आई वाज मैंने 20 साल तक मिडिल ईस्ट पर काम किया, सो आई एम गेटिंग बैक टू इंडिया एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो आई अंडरस्टूड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि इंडियन मुस्लिम्स आर आल्सो नॉट प्रोड्यूसिंग लीडर्स हु हैव, जो हम कहते हैं ना, क्रॉस अपील, कि उनकी लीडरशिप और उनकी जो एक्टिविज्म है, या उनकी सोशल एक्टिविज्म ऐसी हो कि हिंदू उन पे वोट इसलिए भी डालें कि नॉट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, बट बिकॉज दे आर गुड लीडर्स। क्या ये बात सही है? ये बहुत अहम बात आपने कही, लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शंस। तो लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है, और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन अलग होता है। तो हर एक इलेक्शन का नेचर अलग होता है। तो अगर आप ये सवाल पंचायत के लेवल पर पूछेंगे, तो आपको बहुत सारे मैं ऐसे नाम गिना सकता हूँ, जहाँ पर कि वो आदमी जो है या वो औरत जो है तो मुसलमान, लेकिन उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोग वोट देते हैं। ठीक। लेकिन जैसे-जैसे ये एक्सपेंड होता चला जाता है, जैसे-जैसे विधानसभा में आता जाता है, जैसे-जैसे लोकसभा और बड़ी चीज़ हो जाती है, तब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका कास्ट और रिलीजन अलग-अलग काम करे। लेकिन इसमें एक और बात अहम है, वो ये कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो मैंने अभी कहा प्रोफेशनल। उनका जो एटीट्यूड है, वो आइडियोलॉजिकल नहीं है। इवन बीजेपी के बीजेपी की पॉलिटिक्स को मैं आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं मानता,
क्योंकि उनके पास में ये तो है कि उनका एक अडेरेंस टू सर्टेन थिंग्स विच वी कॉल हिंदुत्व, दैट इज ट्रू, बट दे ऑलवेज मेक सम काइंड ऑफ एन एडजस्टमेंट हेयर एंड देयर। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो उनका एटीट्यूड अलग होता है, साउथ में जाते हैं तो उनका एटीट्यूड अलग होता है, नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो उनका एटीट्यूड अलग होता है। तो आइडियोलॉजिकल पार्टीज नहीं है, प्रोफेशनल पार्टीज हैं। और लोकसभा वाले इलेक्शन के अंदर जब आपको इलेक्शन जीतना होता है तो आपको कास्ट कम्युनिटी के कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और इसीलिए आप कास्ट और रिलीजन के मुताबिक ऐसा कैंडिडेट देते हैं कि आपकी जो बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है उसमें आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो विनिंग कॉन्फ़िगरेशन बने। यही वजह है कि म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित होगी। वहां ऐसा लीडर आपको मिल जाएगा जो कि मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, और उसको लोग दूसरी तरह से वोट करेंगे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात की तो मैं इसमें एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, और उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा है पार्लियामेंट में, याद रखिए। जी हाँ। और उनके परफॉर्मेंस में सिर्फ वो ये बात नहीं है कि, और उनके दोनों, जब वो खुद एमपी थे और पिछली लोकसभा में उनके एक और एमपी, जलील। और दोनों ये बात बराबर ये कहते थे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और उनकी जो औरंगाबाद वाली सीट थी वहां पर तो दलितों का बहुत बड़ा जमावड़ा था। और अगर आप, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एमआईएम का म्युनिसिपैलिटी का परफॉर्मेंस देखें, और अभी से नहीं, वो आप देखिए सन 58-59 से, तब आप पाएंगे कि उनके यहाँ उनकी पार्टी से बहुत सारे हिंदू भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और बहुत सारे मुसलमान म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर होते हैं जो कि दलितों की या गैर मुसलमानों की सीटें हैं और वहां से जीतते हैं। लेकिन जैसे ही हल्का बड़ा होता चला जाता है, जैसे मैंने कहा, वैसे ही नेचर ऑफ कंटेस्ट बदलता चला जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो अहम बात है, और वो ये है कि वो एक बदकिस्मती है। बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि इसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप के लिए भी ये सोचने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों होता है कि वो अपने आप को सिर्फ मुस्लिम इश्यूज तक महदूद कर देते जी हाँ। हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो मुल्क के माली हालात पर कुछ बोले? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो डिफेंस पॉलिसी के ऊपर कुछ बोले? जब तक आपका होराइजन बड़ा नहीं हो, जब तक आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो लीडरशिप नहीं आ पाएगी। अ, अच्छी बात, मैं सिर्फ देखिए, ये इसीलिए कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत दिलचस्प होता है। अगर आप देखें कि आरएसएस और बीजेपी ने अपने आप को कितना बदला है, जैसे ही 90 के मिड में आते हैं, हम 96-97 तक आते हैं, तो बीजेपी अपने कोalition चलाने के लिए जब एनडीए बनाती है तो अपने तीनों मुद्दों को छोड़ देती है जो कि उसके कोर मुद्दे हैं। वो 370 की बात भूल जाती है, वो यूसीसी की बात भूल जाती है, वो बाबरी मस्जिद की बात भूल जाती है, और वो ये कहती है कि हमें कोalition चलाना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है बीजेपी की, और वो अपने आप को एसर्ट करती है कि हम नेशनलिस्ट हैं। तो क्या कोई ऐसी पोजीशन भी हो सकती है जिसमें कि मैं ये कहूं कि मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं बिल्कुल नेशनलिस्ट हूं, और मेरा नेशनलिज्म सिर्फ वो इस तरह ना हो कि मैं ये गाता रहूं सारे जहां से अच्छा, बल्कि मेरा नेशनलिज्म इस बात में हो कि मैं ये कहूं कि जो उरुग्वे राउंड में हमने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं फर्स्ट वर्ल्ड के साथ, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में 1991 से झलक रहा है, उससे हमारे मुल्क का एक आम आदमी, आम किसान मरा है। उसको लेकर जब तक मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी नॉन मुस्लिम्स के बीच में या नॉन मुस्लिम सेगमेंट्स के बीच में। तो ये बदकिस्मती है, याद रखिए। इसी वजह से मुसलमानों के लीडर कौन रहे हिंदुस्तान में? मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के लीडर थे, लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के लीडर थे। क्यों थे? क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को उन्होंने इतना व्यापक किया, इतना बड़ा किया कि उसमें और लोग भी आकर शामिल हो सके। मुस्लिम लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर एक क्रिश्चियन चैरिटी है जो बच्चों के लिए काम करती है, एंड द जी बेनिफिशियरीज आर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुसलमान हो जी या हिंदू हो या कुछ भी हो। जी जी और एक एक जूइश चैरिटी है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो पैसे सिर्फ ज्यूस से लेते हैं, तो अगर मैं उनको जाके पैसे डोनेट करा तो वो नहीं लेंगे, और वो पैसे सिर्फ नॉन ज्यूस को देते हैं। So जी the money comes only from Jews and हम्म, charity goes only to non-Jews, और वो मतलब सिविक सोशल जस्टिस के काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप मुस्लिम चैरिटीज को देखेंगे तो दे 99% of their funding and expenditure is towards Muslims only.
जी। यस, मुस्लिम्स आर इन अ बैड शेप वर्ल्ड वाइड, उनको जरूरत है। तो ये एक मसला तो मैंने देखा है। दूसरी चीज मैं आपसे जो इलेक्शन के बारे में बात करना चाह रहा था, आई वांटेड टू शेयर दिस, मैं ये कहाँ भाई से कि आपने जो शायद आपके हिंदू में जो आर्टिकल आया था, अच्छा। मैं उसके बारे में ये देखना चाह रहा हूँ कि लोग तो देख रहे होंगे ये, अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू शेयर दिस। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो मुस्लिम वोट है 8% बीजेपी को गया, और 8, और एनडीए को 10% मुस्लिम वोट गया, 8 + 2%, और कांग्रेस एंड एलाइज को 65% गया। तो बाकी का 25% वोट मुसलमानों का कहाँ गया? अदर्स, देखिए उसमें क्या है कि बहुत सारी जगह पर क्योंकि तो हमने जो है नेशनल पिक्चर बनाई है, जी हाँ। और नेशनल पिक्चर के अंदर वो बहुत सारी जगह पर आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, छोटी पार्टियां होती हैं, तो यस, उसमें बट गया है। यस, जैसे मैं एम अब आई एम। जिस कंस्टिट्यूएंसी में मैं रहता हूँ, मुझे ये खुद नहीं मालूम था, मैं वोट डालने गया कि उसमें 17 मुसलमान खड़े हैं। जी, डमी कैंडिडेट्स होते हैं, हम सभी जानते हैं कि डमी कैंडिडेट्स होते हैं। तो जी। वो वोट बहुत सारा उन उन चीजों में, उन जगहों पर बढ़ जाता है। लेकिन आपने जो ये बात कही 8% मुस्लिम वोट जो बीजेपी को गया है, ये बहुत अहम बात है, और मुझे लगता है कि 2 मिनट हमें इस पर हाँ, आगे उसके बारे चर्चा। में एक चीज़ मैं पहले जी, कह दूँ कि एक कि ये जो 50 से 70 हो गई है मोदी जी की कैबिनेट, और एक भी मुसलमान नहीं है, और जो उनके प्रॉक्सीज हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालते, व्हाई डू दे वांट रिप्रेजेंटेशन। तो पहले तो ये बात है कि इट इज अ गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल, सो इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी बात ये है कि ये बात गलत है। पिछली बार 9% मुसलमानों ने वोट डाला था, इस बार 8%। सो द मुस्लिम वोट जो बीजेपी से हटा है वो सिर्फ 1% है। इट्स जस्ट सच ए माइनर शिफ्ट। तो और जो पसमानदा मुस्लिम का मोदी जी ने जिक्र किया, व्हाई आरंट दे रिप्रेजेंटेड? देयर आर सम अदर कम्युनिटीज, गुजरात के जो मुस्लिम्स हैं, शिया कम्युनिटी जो उनको वोट डालती है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। हम्म। नहीं, देखिए पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि 8% हम बात कर रहे हैं तो नेशनली बात कर रहे हैं, और ये हमेशा जो वोटिंग बिहेवियर होता है मुसलमानों का, उसको हमें स्टेट के लेवल पर देखना चाहिए। तो जैसे जहाँ पर मान लीजिए 2 ही पार्टियाँ आपस में चुनाव लड़ रही हैं, जैसे गुजरात, तो जी, गुजरात में यू हैव कांग्रेस एंड द बीजेपी। सो कांग्रेस को 70% वोट मिल गए और बीजेपी को 30%, क्योंकि 2 ही पार्टियाँ हैं, 2 ही ऑप्शन है, तो 30% मुसलमानों ने गुजरात में अभी भी जी, बीजेपी को वोट दिया। जी, लेकिन अगर आप आएंगे मल्टी कंटेस्ट, जैसे यूपी का अगर आप देखें, तो यूपी में 77% वोट जो है वो जाएगा, वो गया समाजवादी पार्टी को, 15% गया कांग्रेस को, और बीजेपी को सिर्फ 2%। तो इस तरह से स्टेट वाइज इसको देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आखिर कौन मुसलमान वोट डाल रहा है बीजेपी को, ये इसका एनालिसिस भी हमने किया है, जी। और इसका एक बड़ा ऐसे मेरा भी आने वाला है इस चीज के ऊपर। ये बिल्कुल गलत है कि जो पासमानदा तबके हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़े हैं। देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 8% की, लेकिन 8% में ज्यादा लोग कौन से गए? 8% में जो अपर कास्ट मुसलमान है, वो ज्यादा इंथुजियास्टिक है बीजेपी को वोट डालने बिकॉज ऑफ बिजनेस। में। वी डोंट नो, बट दैट्स द फैक्ट। अभी उसके ऊपर और रिसर्च करना बाकी है, तो आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू मेक एनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑन अच्छा। दैट। But what we found in our survey is upper caste, rich Muslim. They are interested and very enthusiastic even now in 2024, when Mr. Modi himself made a few controversial remarks about Muslims. They voted for BJP. So that's one thing. Second thing is कि जो दूसरा तबका है जो सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट डाल रहा है, वो है गरीब मुसलमान। तो 2 लोग जा रहे हैं, एक सबसे ज्यादा रिच और एक सबसे ज्यादा गरीब। सबसे ज्यादा गरीब क्यों जा रहा है? जो शुरुआत में मैंने कहा कि ये जो स्कीम्स वाला जो स्टेट है, जो खैराती स्टेट है, उसमें एक नया फिनोमिना हमारी पॉलिटिक्स में आया है, जिसको लाभार्थी फिनोमिना कहा जाता है। जी, Yani I am the beneficiary. So if you are a state and you are giving me something, so I would be recognized not as citizen but as a beneficiary or a labharthi. Labharthi is a Hindi term. तो ज्यादातर मुसलमान जो हैं वो गरीब हैं, तो इसलिए गरीबों का एक बहुत बड़ा तबका मूव किया है बीजेपी की तरफ, जो 8% है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ही डेटा था पिछली बार वाला, कि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में,
उसमें 9% मुस्लिम वोट गया था बीजेपी को, और स्लाइट डेविएशन है 1% का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये कहते हैं कि सारे मुसलमान दरअसल एक तरह सोचते हैं और एक तरह की बात करते हैं और एक ही नहीं, तरह मैं वोट करते हैं, वो गलत है। वो बात इसलिए उठाया कि अगर हम देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वो जो रेटरिक इस्तेमाल किए उन्होंने इलेक्शन में, जी। अगर वो हम्म। नहीं करते तो शायद वो 1% स्विंग नहीं होता ना। नहीं होता, बल्कि यही चीज है। देखिए, पहले यहाँ याद रखना पड़ेगा कि जब इन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला, तो बीजेपी ने डेलिबरेटली कंट्रोवर्शियल चीजों को कम कर दिया। ये बात सही है कि इनके मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में रिलीजियस माइनॉरिटी वर्ड तक नहीं है। जी हाँ। पहले था, 2019 वाले में भी था, 2014 वाले में भी था, बल्कि 2014 में तो मुसलमान वर्ड भी था। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड भी नहीं है जिस जो कि हमेशा जब भी माइनॉरिटी की बात हो रही है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हो रही है, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात तक नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ साथ भी जो राम टेम्पल वाली बात थी, जिस पर कि 2 महीने पहले, इलेक्शन से 3 महीने पहले जबरदस्त चीजें हुई, उसको भी डाउन प्ले कर दिया। उसके लिए ऊपर भी सिर्फ एक लाइन है। ना तो हिंदुत्व खेल रहे थे, ना ही मुसलमान की बात कर रहे थे। मैनिफेस्टो था डेवलपमेंट और मोदी की गारंटी के ऊपर। जी हाँ। लेकिन जैसे ही पहले फेज का इलेक्शन हुआ और जैसे ही जो इंथुजियाज्म था वोटर का वो दिखा के कम है, तो बीजेपी ने ये रियलाइज किया, बीजेपी स्टैब्लिशमेंट ने, कि इस वक्त ये बड़ी जरूरत है कि हम अपने कोर वोटर की तरफ वापस जाएं। बीजेपी के 3 तरह के वोटर हैं। एक वो वोटर है जो कोर वोटर है, आरएसएस और हिंदुत्व वाली विचारधारा से आता है, आइडियोलॉजी फॉलो करता है। दूसरा सिंपैथाइजर वोटर है, जो कि दूसरी पार्टियों में था लेकिन अब सिंपैथी रखता है। और तीसरा फ्लोटिंग वोटर है, जैसे मैंने कहा कि लाभार्थी वाला, जो बिल्कुल गरीब है और वो आखिरी वक्त में फैसला करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट देगा। बट ये जब लाभार्थी पहले वाला वोटर, मुसलमान इज नॉट नेसेसरली पसमानदा, ही कुड बी अशराफ आल्सो। yes, Ashraf actually in a significant way voted for बीजेपी, नॉट पासमानदा। जी सो जब पहले फेज का इलेक्शन हो गया, तो ये बड़ा जरूरी हो गया कि भाई आप जो है फोकस कीजिए अपने कोर वोटर पर, इसलिए मोदी जी ने वो कहा। लेकिन उसके फौरन 4 दिन बाद मोदी जी ने अपना पर्सनल रिलेशन भी बताया, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईद के दिन तो मेरे घर खाना नहीं बनता था, पड़ोस से खाना आता था। तो ये पर्सनल टच है, वो भी इलेक्शन स्ट्रेटेजी का पार्ट था। सिर्फ ये नहीं हुआ कि डेमोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम, बल्कि बीजेपी ने दोनों चीजों को करने की कोशिश की। हाँ, वो कामयाब नहीं हो पाए उसको करने में, क्योंकि उस वक्त तक जो मुसलमानों का डेमोनाइजेशन वाला जो इमेज था, वो इतना पावरफुली स्टैब्लिश हो गया कि जो सिंपैथाइजर हिंदू वोटर था वो भी बीजेपी से अलग हो गया। जी हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, देखिए मैंने भी एनालिसिस की थी यहाँ बैठकर, तो मैं आई वेंट बाय मुस्लिम परसेंटेजेस इन द स्टेट माइनॉरिटीज। तो अगर आप वेस्ट बंगाल को देख लें, जहाँ मुसलमान 27% है, यूपी में जहाँ मुसलमान 19% है, केरला में जहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ मुस्लिम और जहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, नागालैंड वगैरह में, और पंजाब को ले लें जहाँ सिख अनदर माइनॉरिटी पूरी 58% है वो पंजाब में। इन स्टेट्स में बीजेपी हैज नॉट डन वेल एट ऑल, ये जहाँ भी माइनॉरिटीज है। सो बाय लुकिंग एट दैट मेरा ये कंक्लूजन था कि द टू थिंग्स जिसके बेसिस पे मोदी डिड नॉट गेट 400 पार वाज माइनॉरिटी वोटिंग और इकोनॉमिक सिचुएशंस। लेकिन जब मैं आपका डेटा देखा तो द सरप्राइजिंग चीज ये आई कि क्रिश्चियन वोट, तो तकरीबन 14% Christians have moved away from Congress and have gone towards बीजेपी। तो ये कैसा हुआ? मतलब खासतौर से जब मणिपुर की बात होती है एंड ऑल ऑफ दिस के, और क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ वायलेंस काफी हो रहा है, सो व्हाट इज द लॉजिक कि सिख और मुस्लिम वोट कम हुआ है बीजेपी के लिए लेकिन क्रिश्चियन बढ़ गया? देखिए, उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि बीजेपी का, जैसे मैंने कहा, बीजेपी की जो है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। बीजेपी का एटीट्यूड नॉर्थ ईस्ट में हमेशा अलग किस्म का रहा है। और दूसरी चीज ये है कि केरल में बीजेपी ने एक और चीज करने की कोशिश की है। याद रखिए, केरल जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका कॉन्फ़िगरेशन है कि वहां पर साइजेबल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है और साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट या कंसेंसस है वो तीनों कम्युनिटीज में कहीं ना कहीं पे प्ले आउट करता जी। है। तो और एक और चीज है कि एक होमोजेनस क्रिश्चियन कम्युनिटी तो हिंदुस्तान में है नहीं। तो बीजेपी का वोट शेयर जो है वो केरल में बड़ा है। याद रखिए, वो उन्होंने तो इस बार सीट भी जीती।
हाँ, पहली हाँ। बार ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। पार्टी कितने सालों से वहाँ कोशिश कर रही थी और वहाँ पर आप बिना क्रिश्चियन या बिना मुसलमान का वोट लिए आप सीट तो जीत नहीं सकते उस जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो जीते हैं। तो एक रीज़न तो मूव करने का वो है कि वहाँ पर जो मुस्लिम क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट था, उसको कई लेवल पर बीजेपी ने इस्तेमाल किया। एक रीज़न ये है। लेकिन जो आप क्रिश्चियन मिशनरीज़ वाली बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल इंडिया के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर आपको वो बात मिल जाएगी, वो हिंदी बेल्ट में मिल जाएगी आपको। लेकिन जब पार्टी साउथ में जाती है या पार्टी जब जाती है नॉर्थ ईस्ट में, तब वो कोशिश करती है कि उसको डाउन प्ले करे, जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है उनको डाउन प्ले करे। और इसी वजह से अलायंसेस जैसे पार्टी ने नागालैंड में बनाए, पार्टी ने सरकार बनाई है मणिपुर में इससे पहले, इसके साथ में पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के साथों स्टेट्स हैं वहां पर उसने वो जो जगह कांग्रेस की थी उसको रिप्लेस किया सिस्टमैटिकली और वहां अपनी प्रेजेंस बनाई। यहां तक ये भी हुआ कि गाय का मुद्दा जो कि बड़ा सेंट्रल इशू था हिंदी बेल्ट में, जी। नॉर्थ ईस्ट में उसको डाउन प्ले किया कि इस पे कोई बात नहीं करेंगे। तो बीजेपी की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी जो दो सेगमेंट है वहां से हम ये कह सकते हैं कि साइजेबल क्रिश्चियन वोट आए, लेकिन वो अभी भी 14%। अभी भी वो बहुत ऐसा नहीं कि डिसाइसिव वोट इसकी तरफ चला गया, बीजेपी की तरफ। जी। देखिए, अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हैज़ बिकम अ लिटिल वीक, और प्रशांत किशोर को अगर आप सुन रहे हैं तो ही इज़ सेइंग कि मोदी का जो इमेज है और मोदी ब्रांड है वो ज़रा कमज़ोर हो गया है। बिकॉज़ बेसिकली बीजेपी और एनडीए ने जीता ज़रूर, बट मोदी गारंटी का तो डेंट लग गया ना, 400 के बजाय 240। जी। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो मुद्दे हैं जिससे मुसलमान परेशान हो जाते हैं, एनआरसी को लेकर फॉर एग्जांपल, के बेसिकली एनआरसी को मैं यहाँ बैठकर आई सी इट एज ए वोटर सप्रेशन एक्सरसाइज देन एनीथिंग एल्स, के मुसलमान की जो वोट, बिकॉज एक चीज ये है कि आई थिंक अगर मैं मोदी को डराना चाहूँ तो मैं उसको उनको कह सकता हूँ कि भाई कल सेंसस का रिजल्ट आ रहा है, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग कि क्योंकि 2011 के मुताबिक सिर्फ 14% है मुसलमान, हो सकता है कि अब वो 16 17 18% हो गए हों। सो वी डोंट इवन वांट टू फाइंड आउट व्हाट द सिनेरियो इज ना। तो तो ये जो वोटर सप्रेशन इज द टैक्टिक्स, यहाँ पे भी हर जगह दुनिया में कंजर्वेटिव वोटर्स आर ट्राइंग टू कट डाउन जो माइनॉरिटीज हैं उनकी वोटिंग पैटर्न्स, क्योंकि दे आर अफ्रेड दे विल लूज। तो उस तरह की पॉलिसीज आप देखते हैं गोइंग इनटू द थर्ड टर्म मोदी का, और क्या मुसलमानों को अब थोड़ा रिलीफ मिला है, एटलीस्ट दे फील मोर कॉन्फिडेंट कि ठीक है उतना दबाव नहीं है, तो विल दे चेंज देयर स्ट्रैटेजी? देखिए, मुसलमानों का पहली बात तो इसमें एक मैं डेटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है एंथुसियाज़्म। जैसे हमको ये बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर चुके थे कि अब मुसलमान जो है उनका यकीन थोड़ा डगमगा गया है 2019 के बाद से। जी हाँ। ये कहा ज गया कि वो अब शायद पॉलिटिक्स की तरफ उतना उनका पैथेटिक एटीट्यूड है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जब ये 2019 वाला जो सर्वे किया था तो एंड वी फाउंड 60% ऑफ मुस्लिम, द टर्नआउट ऑफ मुस्लिम वाज़ 60%. Hindu turnout was 70%, that's true, but Muslim turnout was not insignificant. It was 60%. It means they had faith in democracy. This time, it has gone up to 62%. 2% का jump हुआ है. And the Hindu turnout is actually went down to 2%. It's 68%. तो ये हमें थोड़ा सा जो मुसलमानों को एंथुसियाज्म है वो तो इस इलेक्शन से पहले भी था, असेंबली वाले इलेक्शंस के अंदर भी था, एक बात। दूसरी बात ये कि ये सवाल मुझे लगता है कि बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए। ये सवाल जो है वो एक्चुअली पूरी पॉलिटिकल क्लास से पूछना चाहिए, खास तौर से अपोजिशन से पूछना चाहिए, खास तौर से एनडीए के पार्टनर से पूछना चाहिए कि आर दे इन ए पोजीशन टू कंट्रोल बीजेपी? आर दे इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग बीजेपी? वी डोंट नो। अभी फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ कहना बड़ा जल्दी होगा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैंने 4 इश्यूज शुरू में बताए थे, जी उसमें 2 इश्यूज तो ऐसे हैं जिसपे कि चैलेंज है, डेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे खराती जो स्टेट है उसके ऊपर चैलेंज आया है, सोशल जस्टिस की नई पॉलिटिक्स आई है। लेकिन जो रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, मजहब का, और खास तौर से हिंदू मजहब का, और वो हिंदू मजहब जो कर्मकांडी है, जो कि पूरी तरह से अंधविश्वासों पे टिका हुआ है, उसका इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है और उसके ऊपर कोई कहने वाला नहीं है कि दरअसल ये हिंदुइज्म नहीं है,
हिंदुइज्म अपने आप में एक फिलोसॉफिकल चीज है और राजनीति में उसका बिल्कुल गैर मुनासिब इस्तेमाल हो रहा है, उसको पूरी पॉलिटिकल क्लास ने चुप्पी ठान ठान रखी। तो जब तक वो चुप्पी रहेगी, जब तक मजहब बिल्कुल इस्तेमाल इसी सूरत में होता रहेगा, तो मुसलमानों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत राहत की चीज होने वाली है, क्योंकि ये सवाल बीजेपी से नहीं है, ये सवाल तो एनडीए से है और नॉन बीजेपी पार्टीज से। उनकी उनका नजरिया क्या है, वो क्यों इतनी उन्हें शर्म आती है मुसलमानों की पसमानदगी पर बात करने पर, क्यों उन्हें शर्म आती है कहने में कि इस मुल्क की ठेकेदारी सिर्फ सेकुलरिज्म की ठेकेदारी मुसलमानों की नहीं है। सेकुलरिज्म एक अच्छी चीज है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी, याद रखे 2019 के चुनाव के बाद जो पहली स्पीच प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि किसी के अंदर अब ये दम नहीं है जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर ले सेकुलरिज्म। इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन बीजेपी में इस बार के इलेक्शन के कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 80 इंटरव्यू दिए हैं और 80 इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे सेकुलर पार्टी। जब वो नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कमिटमेंट टू पॉजिटिव सेकुलरिज्म लिखा हुआ है, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत है दूसरी पार्टियों को कि वो चुप है। तो जब तक वो चुप्पी रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि चीजें बदलें। उसकी तो एक वजह ये है कि अगर आप डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करते हैं, मैं ज़रा ज़्यादा ही सुनता हूँ उनको, सो ही डजंट टॉक मच अबाउट हिंदुत्व। उनकी जो पहली किताब थी उसमें तो एक बार भी लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं किया था। ही यूजेस द कोड वर्ड ऑफ ऑथेंटिक नेशनलिज्म, तो वो उनका कोड वर्ड है फॉर हिंदू नेशनलिज्म। लेकिन जब भी उनसे यहाँ पे फॉरेन प्रेस जब पूछती है उनके बारे में, ही सेज मुझे एक केस बता दो जहाँ ये जो लाभ भारती वाले प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे हमने बेस्ड ऑन रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन किया हो। मतलब हम जब चैरिटी के ये जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, वी डोंट डिस्टिंग्विश कि सिर्फ हिंदुओं को पैसे दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं। दे आर ऑल बेनिफिटिंग इक्वली, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दैट इज व्हाट मोदी आल्सो मीन्स व्हेन ही सेज कि हम सेक्युलर हैं, कि हम सबको ये जो स्कीम्स हमारे हैं हम वो पहुंचा। लेकिन जो रेटरिक है, जो जो मतलब भाई हमारा प्रेसिडेंट भी कैथलिक है, लेकिन हमको रिपोर्टें नहीं मिलती वो कब चर्च को जाता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी मंदिर में जाते हैं समंदर के नीचे ऊपर, तो वो सारी मीडिया में आ जाती। मैं थोड़ा एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुस्लिम पॉलिटिकल बिहेवियर को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आम मुसलमान है, ही इज पॉलिटिकली स्मार्टर देन द मुस्लिम एलिट। नहीं, पहले मैं आपकी ये पहले जो आपका कमेंट जी है बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। जी बिल्कुल सही है और ये हमारे सर्वेज में लगातार ये बात आई है कि बीजेपी ने लाभार्थी जो फिनोमिना है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, वो मुसलमानों तक पहुंचा है। और जो मैंने अभी भी कहा कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि सबसे गरीब मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया, जो 8% की हम बात कर रहे हैं जी हाँ उसमें ज्यादातर गरीब मुसलमान हैं जिन्होंने की बीजेपी को अपनाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, सेकुलरिज्म एक चीज है, लेकिन जो आप कह रहे हैं रेटरिक वाली बात, रेटरिक वाली बात इसलिए है कि जब तक आप देखिए, पॉलिटिक्स हमेशा रिलेशनल ऑब्जेक्ट है। आप, मैं और आप जब तक आमने सामने नहीं होंगे, आप जो कहेंगे अगर मैं उसके पर चुप रह जाऊंगा, तो आप अपनी जो हेजेमनी है वो स्टैब्लिश कर लेंगे। उस हेजेमनी के लिए काउंटर नैरेटिव मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ वो काउंटर नैरेटिव का एब्सेंस है ये सेक्युलरिज्म वर्ड को बुरा करने में। देखिए, कांग्रेस की जो उस जमाने में तो चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, इंडियन एक्सप्रेस में 2016 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि वी आर नॉट ए मुस्लिम पार्टी। तो आपसे किसी ने कहा थोड़ी कि आप ये सफाई किस बात की दे रहे हैं कि यू आर नॉट ए मुस्लिम पार्टी, जी एक हाँ बात। लेकिन अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ, जो कि अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि ये इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो स्ट्रेटेजिक है। हाँ, स्मार्ट लफ्ज के साथ मैं पूरा मुत्तफिक हूँ। हाँ, जो मुसलमान वोटर होता है या होती है वो स्मार्ट होता है, उसको इसलिए स्मार्ट है कि वो रियलिटी के साथ जाता है। और इसकी वजह खास जो है वो ये है कि उसको मालूम है कि जो माहौल है उस माहौल में उसकी मुस्लिम पहचान खतरे में है। तो वो अपनी बात को कहने के लिए वो तरीके अपनाता है जो कि सबके होते हैं। जैसे मैंने फील्ड वर्क किया यूपी में, और हमने जाके जब भी सवाल पूछा कि आपके मुद्दे क्या हैं मुसलमानों के, तो वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। और ये कहते हुए जब आखिरी बात कहते हैं कि नहीं थोड़ा माहौल भी खराब,
अगर ये चीजें ठीक हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, तो हो सकता है माहौल भी दूर हो जाए। तो माहौल की बात तीसरे मुद्दे पर आती है, ये स्मार्टनेस है कि आप अपने अपनी मांग को इस तरह से आर्टिकुलेट करें कि वो सबकी मांग बन जाए। तो इस तरह से मुस्लिम वोटर का तो ये समझ में आता है। हाँ, लेकिन मुस्लिम इलीट की जहां तक बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं पर उसने अपने आप को महदूद कर रखा है कि इसमें मुसलमान कहाँ। और ये सिर्फ मुस्लिम इलीट की बात नहीं है, इसमें हमारे ऐसे सिंपैथाइजिंग लोग भी होंगे जो हर जगह गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। हम हर जगह पर काउंटिंग शुरू कर देते हैं कि इसमें कितने हैं। देखिए मसला ये है, और इसमें मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करना चाहूंगा, वो ये है कि नेहरू का जो पूरा ये आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, उसको सबसे पहले जो बर्बाद किया वो कांग्रेस ने किया। नेहरू ने हमेशा ये कहा कि रिप्रेजेंटेशन की बात दरअसल 3 लेवल पर है, उसको आप सबको मत मिलाइए। 3 अलग-अलग चीजें हैं। पहली चीज है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर की आइडेंटिटी ऑफ ए वोटर इज सेकुलर एंड देयर इज नो नीड टू हैव एनी सेपरेट कोटा फॉर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली है, मैं 100 एग्जांपल दे सकता हूं आपको नेहरू की राइटिंग से। एक दूसरी बात ये कि जब एफर्मेटिव एक्शन की बात होगी, जब रिजर्वेशन की बात होगी, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड बी द क्राइटेरिया टू गिव reservation or affirmative action framework to that community. That's the second thing. But the third thing is Muslim presence, जो माहौल जिसकी बात है, उसमें नेहरू कहते हैं कि एएमयू से मुस्लिम नाम मत निकालो। उसमें वो कहते हैं कि ताजमहल को मुस्लिम भी, आप इंडो इस्लामिक भी कहो, और ये भी कहो कि ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स टू इंडियन नेशन है। तो अगर आपका जो रेटरिक है, आपका जो मुस्लिम प्रेजेंस का सवाल है, अगर वो सॉल्व होता है, तो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस वाला सवाल भी सॉल्व होगा क्योंकि माहौल बन गया, और फिर रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर भी आप नए सिरे से सोच सकेंगे। अब क्या हुआ है कि हमने इन तीनों चीजों को मिला दिया, और यही वजह है क्योंकि माहौल खराब है, इसलिए एक एमपी को इतनी इतनी आजादी हो जाती है कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर दूसरे मुस्लिम एमपी को खुले तौर पर वो लफ्ज कहता है जो एक आम सड़क पे चलने वाला जाहिल मुसलमान के लिए इस्तेमाल करता है। मैं वो जी हाँ, जी हाँ। लफ्ज कहना नहीं चाहता हूँ। ये दानिश की बात तो कर रहे इसका हैं ना मतलब ये हुआ पार्लियामेंट। कि नेहरू की जो इमेजिनेशन है जी वो हाँ। अभी भी बहुत रेलिवेंट है, और मुझे लगता है कि हमें उस पर वापस जाना चाहिए। देखिए, इमेजिन करें कि आप हार्ट पेशेंट है और आप डॉक्टर से मिलने गए और डॉक्टर एकदम मोटा है और सिगरेट पी रहा है और आपको एडवाइस दे रहा है। तो जब मैं मुस्लिम लीडरशिप से बात करता हूँ, खासतौर से हिंदुस्तान की, खासतौर से सेक्युलरिज्म को लेकर, कि मतलब इज़न्ट इट ट्रू कि खुद सो सेक्युलर नहीं हैं आप, और आप चाहते हैं कि बेसिकली इंडिया सेक्युलर बने और उसके लिए हिंदू सेक्युलर हो। तो ये जो सेक्युलरिज्म की वैल्यूज़ हैं, of separation of state and religion or politics not based on religious identity, ये एजुकेशनली मुस्लिम एलिट क्यों नहीं करती? मतलब दैट देखिए इज माय उसकी सवाल। वजह, ये सवाल इतना, इट इज सच ए स्ट्रेंज थिंग बिकॉज इफ द वैल्यू इज गुड, देन व्हाई डोंट यू फर्स्ट प्रैक्टिस, जैसा गांधी ने कहा, बिकम द चेंज दैट यू वांट टू सी, राइट? सो इफ मुस्लिम्स बिकम सेक्युलर, तो बिकॉज एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि व्हेन हिंदुत्व इज एट इट्स पीक, it is only Muslims and Sikhs and Christians who are the guardians of secularism. लेकिन अगर ये खुद ही नहीं सेक्युलर हो तो फिर कैसा आएगा सेक्युलरिज्म? बहुत सही सवाल है आपका, बल्कि मैं कहूंगा कि ये बहुत अहम सवाल है और इस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। एक जवाब जो मुझे लगता है, और ये मेरी अपनी जाती राय है, वो ये है कि जब भी हिंदुस्तान, फिर मैं बाद में बार बार बात नेहरू पर चली जाती है कि नेहरू का ये डिस्टिंक्शन बहुत दिलचस्प है कि जो स्टेट है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस रखेगा रिलीजन से, और प्रिंसिपल डिस्टेंस जब वो रखेगा तो ये उम्मीद करेगा सिटीजन से कि वो भी प्रिंसिपल डिस्टेंस रखे। हम्म। अगर हम प्रिंसिपल डिस्टेंस को माने, मतलब मैं केस टू केस बेसिस पर मजहब से अपनी दूरी बनाकर रखूंगा, लेकिन मैं मजहब को सेलिब्रेट भी करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बिना मजहब के आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, बिना मजहब के आप रह नहीं सकते। जी। तो जहां तक मुस्लिम इलीट का सवाल था, तो उसने सेकुलरिज्म को अपने उस, जैसे अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाना, पॉलिटिकल क्लास के लिए अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और जो हिंदू इलीट था, उसने, उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पर जो बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी बनी है उसकी वजह यह है कि लफ्ज हिंदू आते ही आप कहते हैं कि ये कॉमनल लफ्ज
इस मुल्क में ये हुआ है। जैसे ही मैं कहूंगा कि दरअसल इसमें हिंदू इंटरेस्ट कहाँ है, मुस्लिम इंटरेस्ट की बात सेकुलर मानी जाती है, लेकिन जैसे ही ये कहा जाता है कि इसमें हिंदू इंटरेस्ट कहाँ है, उसको हम कह देते हैं कॉमनल। तो हमने क्या किया कि हमने प्लेट में रखकर नेशनलिज्म और हिंदू दोनों बीजेपी को दे दिया कि अब आप, ये सिर्फ आपका है। किसी और पॉलिटिकल फोर्स ने इन सवालों को एड्रेस नहीं किया, और इसकी वजह से हुआ जिसको अपीजमेंट कहा जाता है, मुस्लिम अपीजमेंट। ये मेरी अपनी स्टडी है कि मुस्लिम अपीजमेंट बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो गरीब मुसलमान का अपीजमेंट नहीं था, वो दरअसल मुस्लिम इलीट का अपीजमेंट था। और मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और खास तौर से नेहरू की मौत के बाद जिस तरीके से, और शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी जो दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने फतवा पॉलिटिक्स चलाई थी, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक पैरेलल अथॉरिटी चला दी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपसे, आपको लेटर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, 79 में उन्होंने लेटर लिखा कि इमाम साहब हम आपसे, आप बताइए कि मुसलमानों के लिए क्या करें। तो इमाम बुखारी को एक आपने पैरेलल लीडर बना दिया। इसका ये इस बात को दिखाता है कि मुस्लिम इलीट ने सेकुलरिज्म का कितना मिसयूज किया है, और उसने कितना परपेचुएट किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है राइज ऑफ हिंदुत्व, और हिंदू को, एक आम हिंदू को वर्ड सेकुलरिज्म से एलिनेट होने। तो अब मेरा जो जवाब है इसका, बस मैं 1 मिनट में अपनी बात को, बिल्कुल, वो ये है कि आखिर सच्चा सेकुलरिज्म क्या होगा। वो है जमीनी सेकुलरिज्म। हमें सेकुलरिज्म के दो मायने लेने पड़ेंगे, एक जो इलीट का सेकुलरिज्म है, और दूसरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी एट द ग्रास रूट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज। अगर वो होगी, जिसके लिए एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ एटीट्यूड है, लिविंग टुगेदर सेपरेटली। आप हिंदू हैं तो आप अलग अपने यहाँ पे रहिए, मैं मुसलमान हूं तो मैं आप, लेकिन जब हम जब स्टेट बनेंगे, तब हम सब साथ होंगे, और तब हमें दूसरे सवालों पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मेरी फेवरेट फिल्म है गर्म हवा, जो 1974 में आई थी एम एस की। उसका जो आखिरी सीन है, मुझे लगता है कि वो मुसलमानों के लिए बेस्ट है। उसमें मुझे जो बलराज साहनी, जो कि वो हैं जो कि माइग्रेट करके जाना चाहते हैं और रुक जाते हैं, वो मेरे लिए हीरो नहीं है। हीरो उनका बेटा है, जो कि वो सामान बंधा हुआ है, गाड़ी जा रही है, और वो हीरो कूदता है, और सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट हो रहा है बेरोजगारी के खिलाफ, और वो ज्वाइन कर लेता है। उसने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं खोई, लेकिन वो जमीन पर है, और जमीन पर वो एक सेकुलरिज्म ऐसा लेकर चल रहा है जिसमें कि हिंदू भी और मुसलमान। देखिए, इंडिया इज इन ए वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। मेरी पूरी यकीन है कि इफ इंडिया गेट्स इट्स डक्स इन ए रो, तो पिछले आइंदा 25-30 साल में इट विल बिकम अ मेजर सुपर पावर एंड स्टे लाइक दैट। 200-300 साल तक ऐसे ही रहेगा, टॉप 3 कंट्रीज में रहेंगे ये, इंडिया, चाइना और अमेरिका। लेकिन ये जो जोश है ना, मतलब जब से मैं इंडिया स्टडी करने लगा कि ये एंथुसियाज्म मुझे पकड़ लेता है। आई फील कि मैं अपनी जॉब छोड़ के वापस इंडिया जाऊं एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज ग्लोरिफिकेशन। लेकिन फिर जब ये रेटरिक सोचता हूं तो डर जाता हूं, राइट। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि अगर आप मलेशिया को देखते हैं, मलेशिया इज ओनली 65% मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम वहां पे डिमांड करते हैं कि दे वांट एन इस्लामिक स्टेट एंड इस्लामिक सोसाइटी वगैरह, और उसको दूसरे मुसलमान कहीं भी बुरा नहीं मानते। और इंडिया में अगर 80% हिंदूज हैं एंड दे वांट देयर आइडेंटिटी सेलिब्रेटेड, आई फील मतलब देयर शुड बी नथिंग रॉन्ग विद दिस। जितना आपको गर्व है हिंदू होने पर, मुझे भी उतना ही गर्व है मुसलमान होने पर। लेट्स सेलिब्रेट ईच अदर रादर देन मेकिंग इट ए जीरो सम गेम। देखिए, इंडिया कैन बी ग्रेट, but it need not be at the expense of Muslims, and Muslims should not see the pride of being a Hindu as anti-Muslim. ये विजन मुझे बहुत कम नजर आता है, स्पेशली फ्रॉम इवन द सेक्युलर लीडर्स आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट विजन। देखिए, वो वही तो प्रॉब्लम है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं पूरा मुत्तफिक हूँ इस बात से। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक बात, जो अगर हिंदुस्तान वाकई में सुपर पावर बनना चाहता है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स का एक एस्पेक्ट है सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो कि इस वाले इलेक्शन के बाद जब हमने शुरू की थी तो उससे निकल कर आया है। अगर हमने ये ग्रोथ ओरिएंटेड, हमने जिस तरह का ये अपना पॉलिटिकल इकोनॉमी कल्चर बना लिया है, अगर ये चलता रहा, तो उसके अंदर जो, आप समझिए कि लोगों का डिससेटिस्फेक्शन है, वो कॉम्युनल रंग लेगा और लेगा। अगर ये डिस्पैरिटी इकोनॉमिक लेवल पर पड़ेगी, तो उस डिस्पैरिटी के जो अंदर जो सेफ्टी वॉल्व की जरूरत होती है,
वो सेफ्टी वॉल्व कॉम्युनल पॉलिटिक्स करती है, हमेशा से करती चली आई है, वो करेगी। तो एक लेवल तो वो है कि अगर हमने सोशल ग्रोथ और सोशल जस्टिस दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी सोशल सेक्टर के अंदर हिंदू मुस्लिम रिश्ते भी अच्छे होंगे, एक बात। दूसरी बात ये, जिस इमेजिनेशन की आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारा जो और हमारा हिंदुस्तान का ये वाकई में यूनिक ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिल्कुल लफ्ज नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर एक चीज कोट करना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, योगेंद्र यादव। जी और योगेंद्र जी ने एक किताब अभी, और मैं क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ हूँ, और वो मेरे मेंटर भी हैं, तो मैंने वो किताब पढ़ी है। वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है किताब, और वो एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है भारत का स्वधर्म, यानी हिंदुस्तान का अपना वो मजहब जो उसको पॉलिटिकली डिफाइन करता है। और उसमें वो 3 एलिमेंट्स बताते हैं। पहली चीज तो ये कि हमारी डाइवर्सिटी, दूसरी हमारी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, और तीसरा हमारी एस्पिरेशन। इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है भारत का स्वधर्म, हिंदुस्तान का अपना एक ऐसी आइडेंटिटी। लेकिन और सिविक पॉलिटिकल, रिलीजन, लाइक इंडिया सिविक रिलीजन कह सकते हैं। हाँ, इसको आप सिविक रिलीजन कह लीजिए, वो बिलोंगिंगनेस कह लीजिए। ये चीज ऐसी है जिस पर कि और बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि तभी आप ये जिसको हम साथ रहकर, भाई मैं गांधी बहुत, देखिए मैं तो गांधी को मानने वाला हूँ। तो गांधी अपने आप को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं, बल्कि उनसे बड़ा तो कोई हिंदू नहीं हो सकता। क्वाइट लेकिन उनका हिंदुइज्म, वो ये कहते हैं कि मेरा हिंदुइज्म एक ऐसा हिंदुइज्म है जो कि मुझे ये बात बताता है कि मैं मुसलमान की इज्जत करूं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ कि गांधी का असर हिंदुस्तान में आज कितना है। हमने पीयू स्टडी किया था रिलीजन का 2021 के अंदर, जी हाँ। और हमने ये सवाल पीयू स्टडी में पूछा था कि आप ये बताइए कि एक सच्चा हिंदू या सच्चा मुसलमान कौन है। तो 90% से 90% से ज्यादा हिंदुओं ने ये कहा कि वो सच्चा हिंदू होगा जो दूसरे मजहब, जिसमें मुसलमान भी, इस्लाम भी शामिल है, उसकी इज्जत करे और हिंदुस्तान की इज्जत करे। यानी हिंदुस्तान डाइवर्सिटी के बगैर नहीं। अगर ये चीज इतनी नीचे तक है, और अब की बार वाला जो हमारा CSDS का सर्वे है, उसमें भी ये परसेंटेज 80% के आसपास आया है, ये एटीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रांग है। इसके ऊपर की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के अंदर इमेजिनेशन का कंस्ट्रक्शन करना है, जो योगेंद्र जी वाला ने कहा भारत में स्वधर्म वाली बात, उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल वर्क की। देखिए हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है वो इंटेलेक्चुअली वीक है, ये तो हमको पता है। तो क्योंकि हम, और ये इसमें हमारी जिम्मेदारी भी है, हम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं पर, हमें किसी ने रोका थोड़े कि अच्छी दुनिया का ख्वाब देखने से। जी। तो एक अच्छी दुनिया का ख्वाब हिंदुस्तान के लिए देखना मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, और बेहद उसकी जरूरत इतनी सख्त है इस वक्त में कि शायद पॉलिटिकल क्लास से तो होगा नहीं, तो हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। उसकी निशानदेही हो सकती है, वो है, दिख रहा है, सर्वेज में आ रही है बातें, रिसर्च में आ रही है बातें, लेकिन वो आम फहम नहीं हो पा रही। हिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना वक्त मेरे लिए निकाला, और हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ थॉट्स टू थिंक अबाउट। और काफ़ी मतलब आपके डिस्कोर्स में रियलिटी का भी मतलब मंजर है, और ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म व्हिच इज़ वेरी गुड। और तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फॉर कमिंग ऑन कन्वर्सेशन। लेकिन ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई। आई विल हैव टू कीप कमिंग बैक टू यू फ्रीक्वेंटली, बिकॉज़ कई ऐसे मसाइल हैं जिसके बारे में आप रोशनी डाल सकते हैं उनके ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू जी, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।